अब देखिए, अगर हम बात करें एशियन आर्कियोलॉजी के अगले पार्ट के बारे में, तो ये है BAA 222, ठीक है ना, 222। तो ये एशियन आर्कियोलॉजी में सेमेस्टर 4 के अंतर्गत आता है, सेकंड पेपर, जिसको AIC वाले बच्चों को देना है। इसमें क्या पढ़ना है? एंशियंट इंडियन इकोनॉमिक, यानी प्राचीन भारत का अर्थव्यवस्था या आर्थिक जीवन और संस्थाएं। तो क्या पढ़ना है, जरा इसको देखिएगा। पहला है यूनिट फर्स्ट, क्या है? स्टेजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के चरण अप टू 6th century BC। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारतीय इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था के चरण। अब इसमें पूछ देगा प्रिमिटिव इकोनॉमी। प्रिमिटिव माने इसमें आपको प्री हिस्ट्री टाइम का, ठीक है ना, यानी प्रागैतिहासिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में बताना है, और विशेष करके उनके उपकरणों के निर्माण और उनके प्रयोग के बारे में बताते हुए फिर आपको नवपाषाण काल पे सीधे बात करनी है, जहाँ पर अधिशेष उत्पादन हो रहा था, जहाँ पर पहिए का आविष्कार हुआ, यातायात के साधनों का विकास हुआ और विनिमय के साधनों का विकास हुआ, ठीक है। और कृषि के विकास के साथ उनके आर्थिक जीवन में क्या परिवर्तन आया, इसके बारे में जब आप बात करेंगे तो ये आपका प्रिमिटिव इकोनॉमी में आएगा। इसमें आप टूल्स एंड मृद भांडों पर भी बात करेंगे, पॉटरीज पर भी, ठीक है। अब अगर बात करें हड़प्पन इकोनॉमी की, हड़प्पन इकोनॉमी की बात करेंगे तो उस काल के आर्थिक जीवन के बारे में बताने में उस काल का उद्योग धंधा क्या था, शिल्पकला क्या था, नगर निर्माण और भवन निर्माण क्या था, ठीक है ना, क्योंकि नगर भी तो कहीं न कहीं एक तरह से बाजार व्यवस्था को बढ़ावा देता है ना, ठीक है ना। उस काल की वास्तुकला संरचनाएं जो हैं या फिर जो कुछ भी उसकी कलाएं हैं, तो वो जो शिल्प कला है वो भी तो विनिमय का साधन हुई। कृषि के बारे में बात करना होगा, व्यापार और वाणिज्य के बारे में बात करना होगा, बंदरगाहों के बारे में बात करना होगा, उनके अंतरदेशी व्यापार के बारे में, जैसे चाहे मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ उनके क्या संबंध थे, वहाँ से क्या आता था, क्या यहाँ से जाता था, तो ये सारी चीज़ें। और मोहरों की बात करेंगे, बाँट की बात करेंगे, पैमानों की बात करेंगे, तो उन वस्तुओं की बात करना है, ठीक है ना। और अन्नागार की भी बात करेंगे। तो ये सारी बातें आप हड़प्पन इकोनॉमी में करेंगे। अब अगर हम बात करें वैदिक एग्रीकल्चर की, तो पूछ देता है कि प्राचीन काल के वैदिक कृषि व्यवस्था पर टिप्पणी लिखें। तो एक यही क्वेश्चन पूछता है, बाकी ज़्यादा नहीं। तो आपको बताना है कि वैदिक काल में कृषि व्यवस्था कैसी थी। तो आपको पता है कि जो वैदिक काल का जो चौथा मंडल है ना, वामदेव ऋषि वाला, तो उसमें कृषि के बारे में पहली बार पता चलता है। अपाला नामक विदुषी के बारे में बताया जाता है कि वो जो खेत जोत रही है ना, तो उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कृषि यंत्रों के बारे में जो सूचना मिलती है, या उस काल में गाय का क्या महत्व था, बैल का क्या महत्व था, कृषि का कैसा विकास था, वो लोग क्या खाते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बात करनी होगी वैदिक एग्रीकल्चर में। तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे भा कौन है भागदूत, ठीक ठीक। तो ये भागदूत के बारे में बताना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको उस काल के जो भी अधिकारी हैं, जिस प्रकार के कर लगते थे, उससे भी आपको बताना पड़ेगा, जैसे बलि कर हो या भोग कर हो, तो इन सब के बारे में भी, भाग कर के बारे में सब बताना पड़ेगा। तो कर, एग्रीकल्चर, गाय, पशुपालन, ये सारी चीज़ें। तो पशुपालन देखिए उसमें भी जाएगा, किसमें? हड़प्पन में भी और आपके प्रिमिटिव में भी जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो जान लीजिए। अगला क्या है? इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द 6th century BC। तो इसके अंतर्गत आपका क्या आएगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का आर्थिक जीवन कैसा था। तो इसमें आपको मौर्य काल तक का मतलब ये विशेष तौर पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का बताना है, ठीक है ना। तो बौद्ध काल भारत में क्या उस काल का
कृषि था, पशुपालन था, व्यापार वाणिज्य। तो आप जब भी बात करेंगे तो सबसे पहले कृषि के बारे में बात करेंगे, कौन सी फसलें बोई जाती थी, क्या उगाया जाता था, क्या सिंचाई की व्यवस्था थी कि नहीं थी, ठीक है। फिर आप बात करोगे पशुपालन की, ठीक है ना। फिर आप बात करोगे उद्योग धंधों की, फिर व्यापार वाणिज्य की बात करोगे, ठीक है ना। फिर मुद्राओं की बात कर सकते हो अगर है तो, मोहरों के बारे में बात करोगे। तो ये तो शुरुआत वाले तो क्लियर हैं कि सब में पूछेगा, ठीक है। और कैसे वो व्यापार करते थे, विनिमय की प्रणाली बताइए, या टैक्सेशन के बारे में बताइए, कर के बारे में बताइए। तो जहाँ पे जो चीज़ मिलती है वहाँ पे उसको बताना पड़ेगा। यूनिट सेकंड की बात करें, स्टेजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 6th century BC टू 12th century AD। अब इसमें आप बात करेंगे मौर्यकालीन, तो हमने आपको बता दिया क्या, कृषि, पशुपालन। अब इसमें एक चीज़ और जुड़ जाएगा, वार्ता, ठीक है ना। वार्ता में सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है। और क्या आपको आएगा, किन चीज़ों का व्यापार होता था, तो उद्योग धंधों के बारे में बात करोगे। अगर विदेशों में व्यापार होता था, श्रेणी संगठन आ गए थे, तो उनके बारे में आप सारी बातें रखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को आप मौर्यन पीरियड या इंडो रोमन व्यापार के बारे में पूछ सकता है ना। आर्किमिडीज का जिक्र वहाँ करना ही पड़ेगा। इकोनॉमिक प्रोग्रेशन गुप्ता पीरियड, गुप्त काल में क्या आर्थिक जीवन था। फिर वही कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य, उद्योग धंधे, है ना, मुद्राएं इत्यादि का, सोने का प्रयोग, है ना, अन्य राज्यों के साथ संबंध या विदेशों के साथ जो व्यापार हो रहा था, वो सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी। मेन फीचर ऑफ द अर्ली मिडवल इकोनॉमी, तो यहाँ पर एक और पॉइंट जुड़ जाएगा। अगर मिडवल की बात करेंगे तो इस वाले में सामंतवाद जो है जुड़ जाएगा। तो सामंतवाद तो गुप्ता पीरियड से आना शुरू हो जाएगा, और अर्ली मिडवल में भी सामंतवाद के बारे में भी जिक्र करोगे। अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आ रही है उसके बारे में बात करोगे, जो नगरों का पतन हो रहा है उसके बारे में भी बात करोगे। तो इस तरह की सारी बातों को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या चीज फैक्ट कॉमन था इसमें, कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य, ठीक है। और बाद में श्रेणी संगठनों के बारे में बात करोगे, करों के बारे में बात करोगे, ठीक है ना। और अंतर्देशीय व्यापार यानी या विदेशों के साथ जो व्यापार हो रहा है उसके बारे में, बंदरगाहों के बारे में बात करोगे। तो ये सारी चीज़ों को बात करेंगे। लेकिन अर्ली मिडिवल पीरियड में तो मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है, कुछ नए संदर्भ जुड़ जाएंगे। अब बात करेंगे यूनिट थर्ड की। अब इसमें आएगा इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशंस। इसमें बात करेंगे वार्ता, वार्ता का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है। तो वार्ता में क्या आएगा, आपका आएगा व्यापार, कृषि, पशुपालन। वार्ता शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में किया था। तो ये सारी चीज़ों को आपको बताते हुए बताना पड़ेगा कि पहले क्या था, फिर वार्ता का कैसे विकास हुआ, इसका कैसे व्याख्या की गई। तो सारी चीज़ों का आप चाहे महाभारत का संदर्भ लो, चाहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र का लो, या उसके बाद में क्या उसका प्रभाव पड़ा, तो वो सारी चीज़ों को बताना होगा। अगला है लैंड ओनरशिप, यानी आप भू स्वामित्व के बारे में बताएंगे। तो किस समय में राजा प्रजा भूमि की मालिक थी, कब राजा भूमि का मालिक हो गया, ठीक है ना, या राजा किस रूप में भूमि का वितरण करता था, किसका उस पर अधिकार माना जाता था, ये लैंड ओनरशिप में बताना पड़ेगा। और भूमि के कितने प्रकार थे। अगला क्रेडिट एंड बैंकिंग सिस्टम। तो देखो अच्छे निवी के बारे में आप सुने होंगे, सूदखोरी के बारे में सुने होंगे। तो वैदिक काल से ही वेकनाट के बारे में पता चल रहा है, संगम साहित्य में पता चल रहा है। और ये जो जमा करते थे लोग पैसे बैंकों में, तो आप कुषाणों की बात करें तो मथुरा लेख की बात करें तो उसमें राख मतलब आटा पीसने वाले समितिका श्रेणी और राख श्रेणी के बारे में जिक्र मिलता है। इंदौर लेख में तैली श्रेणी के जिक्र मिलता है। तो ये जो बैंक होते थे कैसे काम करते थे, वो किस प्रकार से धन देते थे, सूदखोरी व्यवस्था थी तो क्या था, बैंकिंग सिस्टम उस काल का क्या था, ये सारी बातें यूनिट थर्ड में है। अगला क्या है आपके गिल्ड्स। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, श्रेणी संगठन, निगम, ठीक है ना। तीसरे हैं पूग, सातवाहों के बारे में बताइए, कारवां के रूप में जाता था। तो ये सारे जो संगठन हैं इनके बारे में आपको बताना पड़ेगा।
अब अगला है यूनिट 4, मनी इकोनॉमी एंड ट्रेड रूट्स। तो मनी इकोनॉमी मतलब जो रुपयों पर आधारित अर्थव्यवस्था है, और जो ट्रेड रूट्स हैं, व्यापार के मार्ग हैं। तो पहली बात आपको एक्सचेंज एंड करेंसी बतानी पड़ेगी। तो विनिमय के साधन और मुद्रा व्यवस्था के ऊपर आप बताइए। तो आपको पता ही है कि प्रारंभ में मोहरों का इस्तेमाल होता था हड़प्पा काल में, धीरे धीरे वस्तु विनिमय का प्रारंभ हो गया। वस्तु विनिमय के बाद फिर कौड़ी, आहत मुद्राओं का प्रयोग, फिर सांचे में ढली मुद्राओं का प्रयोग, फिर उसके बाद ये गुप्त मुद्राएं जो स्वर्ण सिक्के, रजत सिक्के, इनका क्या महत्व है, ठीक ना। तो कैसे वस्तु विनिमय से लेकर के मुद्रा विनिमय पर ये आया, तो ये सारी बातें आपको पढ़ना है। तो अगला है मैरीटाइम ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स। तो इसमें क्या पढ़ना है, समुद्री व्यापार और स्थल मार्ग, जैसे उत्तरा पथ मार्ग, दक्षिणा पथ मार्ग, है ना। तो इन सभी मार्गों के बारे में आपको पढ़ना होगा। भड़ौस के बारे में जानना होगा, सोपारा के बारे में जानना पड़ेगा, ताम्रलिप्ति के बारे में, मुजरिस के बारे में, बेरीगाजा के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा मैरीटाइम में। और इधर उत्तरा पथ, दक्षिणा पथ, और एक और मार्ग है ना, मध्य देश का मार्ग। तो वो भी 3 मार्ग के बारे में पढ़ना है। यूनिट 5 में आप रेवेन्यू एंड टैक्सेशन की बात करेंगे। तो लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व क्या है, एंड साइलेंट फीचर ऑफ टैक्सेशन, कितने प्रकार के टैक्स हैं, चाहे उद्रंग हो, मेय हो, भाग है, भोग है, बलि है, ठीक है ना, उपरिकर है, तो ढेर सारे हैं। चुंगी कर क्या है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना होगा। और इसके अंतर्गत अच्छे लाल की पुस्तक है प्राचीन भारत में कृषि, ठीक है ना। यूएन घोषाल का जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि यूएन घोषाल से कभी कभी पूछ देता है कि यूएन घोषाल की पुस्तक का नाम बताइए। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रेवेन्यू सिस्टम। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री हिंदू रेवेन्यू सिस्टम, कभी किताब पूछ देता है तो राइटर का नाम पूछ देता है, कभी राइटर का नाम तो किताब का नाम पूछ देता है। लल्लन जी गोपाल का नाम कभी बार पूछ दिया है कि इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया किसकी पुस्तक है, वो है लल्लन जी गोपाल की। या पूछ देता कि लल्लन जी गोपाल की पुस्तक का नाम बताइए, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। अब देखिए, बात करें अन्य रचनाकारों के बारे में बात करें, तो एक ये भी है आरसी मजूमदार का कारपोरेट लाइफ ऑफ एंसेंट इंडिया। पूछ देता है कि कारपोरेट लाइफ इन एंसेंट इंडिया किसकी रचना है, तो वह है आरसी मजूमदार। या आरसी मजूमदार की पुस्तक का नाम बताइए, तो कारपोरेट लाइफ इन एंसेंट इंडिया, आल्सो इन हिंदी, हिंदी में भी ये पुस्तक खरीद भी सकते हैं। अब देखिए, मोतीचंद का क्या, ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स इन एंसेंट इंडिया, खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप लोग, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बनता इससे। और ओम प्रकाश का प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, तो ये भी देखो पुस्तक पढ़ने योग्य है, क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि राइटर कौन है इसका। और अगर बात करें आर्य शर्मा की, तो लाइट ऑन अर्ली इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, इसको भी आप जान लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हैं आपको सेकंड पेपर से पूछ सकते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।